हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज सॉलिड स्टेट चैप्टर। देखो, इसके कुछ पोर्शन ना इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में आते ज़रूर है क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए सॉलिड क्या होते हैं, और ये सबको पता भी होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीज़ें होती हैं। हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी देखने के तरीके से, उनकी कंप्रेसिबिलिटी से, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उनके ऑक्यूपाई करने से स्पेस को, कई तरीके से हम उनके डिफरेंस को कंसिडर करते आए हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में ना बिल्कुल बहुत कम स्पेस होता है और इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो कंप्रेसिबल भी नहीं होते। किसी भी सॉलिड को आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ तो भी वो नहीं दबेगा। अब कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों होगी? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो हैं बहुत क्लोज पैक हैं, बीच में स्पेस ही नहीं है। ठीक है, वही थोड़े लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, तो इस तरीके से। एंड जो गैसेस पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, ये गैसेस पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही कम हो जाती है। तो इस बेस पे हम इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे बता देते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड एंड कौन सा गैस है। तो अभी तो हम यहाँ सॉलिड को, स्टेट को स्टडी करने वाले हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक जो होता है ना सॉलिड स्टेट में, वो होता है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, और इसको सिंपल लैटिस भी बोल देते हैं। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या फिर सिंपल लैटिस। तो ये क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है। तो देखो, लैटिस किसकी बात हो रही है? एक पूरा बड़ा सा जाल है एक, ठीक है, बहुत बड़ा सा लैटिस है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, वो किससे मिलके बना है, उसके लिए सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस बनेगा लैटिस पॉइंट से। तो सबसे पहली डेफिनेशन होती है लैटिस पॉइंट, कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। any particle which forms the unit cell is called lattice point। ठीक है, any particle which forms the unit cell is called lattice point। जैसे कि ये वाले छोटे छोटे मान लो कई सारे पॉइंट हैं, तो इससे मिलके क्या बन गया? एक यूनिट सेल बन गई। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, ये मान लो 4 पार्टिकल थे, इनको हमने ज्वाइन करा दिया और ये बन गई हमारी एक यूनिट सेल। तो लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फॉर्म करते हैं यूनिट सेल को। अब यूनिट सेल क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये फर्स्ट हेडिंग थी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? ये होती है द स्मॉलेस्ट पोर्शन, the smallest portion of crystal lattice।
स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जो भी क्रिस्टल लैटिस आप बनाओगे उसका एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा ना वो यूनिट सेल होगी, विच रिपीट्स टू फॉर्म smallest portion of crystal lattice which repeats in an arrangement। जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रिपीट होगी बार बार, वो होती है हमारी यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट्स इन एन अरेंजमेंट या पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। तीसरी डेफिनेशन है क्रिस्टल लैटिस, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये क्या होता है? ये होता है अरेंजमेंट ऑफ unit cells in a space, या यहाँ पे आप लिख सकते हो repeated arrangement of unit cells in a space। कोई भी यूनिट सेल जब रिपीट होती रहेगी, ठीक है, तो अभी इसको तो आप लिख लो, अभी दोबारा से इसको देखते हैं क्या होता है। देखो, क्रिस्टल लैटिस क्या है? सबसे पहले उसे समझने के लिए आपको लैटिस पॉइंट पे जाना होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा लैटिस पॉइंट, तो यानी कि पार्टिकल जो मिलके हमारे लैटिस पॉइंट, वो पार्टिकल हैं जिनसे हमारा एक यूनिट सेल फॉर्म होती है। फिर यूनिट सेल, कई सारी यूनिट सेल बार बार रिपीट होती रहती हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में रिपीटिशन हो जाती है उनकी, उससे बन जाता है एक पूरा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? कुछ भी नहीं है, आपका क्रिस्टल लैटिस जो है वो यूनिट सेल्स का बार बार रिपीटिशन है। ठीक है, वही यूनिट सेल जो लैटिस पॉइंट से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये 2-3 डेफिनेशंस ही हैं, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अब तो ये तो थी हमारी केमिस्ट्री की टर्म्स में, इसको हम थोड़ा सा अगर रियल लाइफ के एग्जांपल से देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, आपका रूम होता है, आप घर को ले लो अपने, ठीक है, वैसे आपका घर तो इसमें सही नहीं बैठेगा क्योंकि कोई रूम छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, एक जैसा तो नहीं होता। हम मान लेते हैं जैसे कोई होटल रूम है, ठीक है, कोई पीजी है, कोई हॉस्टल है, तो उनमें क्या होता है, आपका एक कमरा जितना बड़ा है उतने ही और भी होते हैं, सबका साइज़ मोस्टली सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि एक जो रूम है वो एक यूनिट सेल है। ठीक है, एक रूम पूरा जो है वो यूनिट सेल है, उसी यूनिट सेल के बार बार रिपीटिशन से पूरा हॉस्टल बन रहा है। तो पूरा हॉस्टल क्या है? हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, पूरा हॉस्टल क्या हुआ? एक क्रिस्टल लैटिस हुआ, और उसका जो एक रूम है वो उसका यूनिट सेल हुआ, उसी के रिपीटिशन से बन रहा है। और उसी यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स हैं, जो रूम के कॉर्नर्स हैं, वो क्या हुए हैं? हमारे लैटिस पॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रियल लाइफ में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एक यूनिट सेल की। एक यूनिट सेल में क्या क्या होता है? देखो, एक यूनिट सेल है, ये इसके कॉर्नर्स हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स टोटल। आप जिस भी रूम में बैठे हो उसको आप मान लो कि आप वो यूनिट सेल में बैठे हो। ठीक है, जिस भी रूम में आप बैठे हो, अगर आप ओपन स्पेस पे बैठे हो, मतलब स्काई दिख रहा है, आप खुले में बैठे हो, छत पे बैठे हो, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो उस रूम को कंसिडर कर लो कि वो एक यूनिट सेल है। ठीक है, उसके देखो कितने कॉर्नर्स हैं, अभी काउंट करके देखो कितने कॉर्नर्स हैं उस रूम के। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या होते हैं हमारे ये 8 कॉर्नर्स। ठीक है,
एक रूम के या एक यूनिट सेल के कितने हुए, 8 कॉर्नर्स हुए। उसके बाद उसकी वॉल्स देख लो, जो दीवारें हैं जिनको हम बोलते हैं फेजेस। तो कितने फेजेस हैं टोटल, 6 फेजेस हैं, ठीक है, 6 फेजेस हो गए। उसके बाद उसकी एज देख लो, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जो डिस्टेंस है ये, इसको हम बोलते हैं एज। काउंट कर लो टोटल कितनी है, एजेस 12, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हुई, 12 हो गई। उसके बाद कोई भी 2 वॉल ले लो और उनके बीच का एंगल देख लो कितना है। इस एंगल को हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, एंगल बिटवीन एनी 2 फेजेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। अब हो सकता है कि कोई रूम बिल्कुल ऐसा ना हो कि 90 डिग्री का ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी रूम में आप बैठे हो तो 90 डिग्री का ही हो सकता है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो, तो एंगल में डिफरेंस हो सकता है। पर ये जो एंगल होता है फेसेस के बीच, ये इंटरफेशियल एंगल होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री हो, ये कुछ और भी हो सकता है, बट ये होता क्या है, इंटरफेशियल एंगल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब 1-2 चीज़ें और होती हैं, जैसे कोई भी वॉल है जहाँ भी आप बैठे हो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, उसके जो अपोजिट कॉर्नर है उस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो एक वॉल पे, तो ये जो बन जाता है हमारा, ये क्या बन जाता है, फेज डायगोनल, ठीक है, ये बन जाता है फेज डायगोनल। और अगर हम एक कॉर्नर ले रहे हैं और फिर बिल्कुल अपोजिट एंड ले रहे हैं, दूसरा कॉर्नर ले रहे हैं, वहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो ये बन जाता है हमारा एक बॉडी डायगोनल, ठीक है, ये बन जाता है हमारा बॉडी डायगोनल। तो इस तरीके से यूनिट सेल को हम डिवाइड करते हैं कुछ चीज़ों में। तो देख लो एक बार ध्यान से क्या क्या होता है। 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं किसी भी यूनिट सेल के, 6 फेजेस हैं, 12 एजेस हैं, एक फेज डायगोनल, एक तो नहीं होता फेज डायगोनल, बट ये जो इस तरह लाइन ड्रॉ होती है हमारी, वो डायगोनल ये होता है। देखो इसमें यहाँ पे भी हो सकता है एक, बाकी जितने फेज़ हैं उन पे हो सकता है। तो टोटल 6 फेज़ हैं, तो टोटल 12 फेज़ डायगोनल हो सकते हैं, ठीक है, 12 फेज़ डायगोनल हो सकते हैं। उसके बाद फिर एक इसमें बॉडी डायगोनल भी होता है। इसी तरह बॉडी डायगोनल भी हमारे कई सारे हो सकते हैं। जो भी आपके कॉर्नर्स हैं उनसे आप देख लो कनेक्ट करके कितने हो सकते हैं इस तरीके से। तो कॉर्नर्स, एजेस, फेजेस, फेज डायगोनल, बॉडी डायगोनल, इंटरफेशियल एंगल, ये इसके कुछ पार्ट्स थे यूनिट सेल के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस। एक फेज से, एक डायग्राम से उसको कंसीडर करते हैं कि ये फेज डायगोनल किस तरीके से बनेगा। ये कुछ ऐसे है। तो ये बन गया है एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस।
ठीक है। तो ये बन गया है एक क्रिस्टल लैटिस। इसमें ना हम इसकी सबसे छोटी यूनिट देखते हैं, उसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। जो छोटी यूनिट होगी ये वाली, अब हो रहा है क्लियर थोड़ा सा? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये वाली जो डार्क से दिखाई गई है ये है पूरी एक यूनिट सेल, ठीक है। ये जो डार्क से दिखाया गया है पोर्शन ये है एक यूनिट सेल और इसी का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसी ही यूनिट इसके बराबर में है, ऐसी इसके पीछे है, ऐसी इस वाले के पीछे है, ऐसी इसके ऊपर है और फिर ये इसके पीछे और फिर ये इसके बराबर में इसके पीछे। तो ये इस तरीके से एक पूरा अरेंजमेंट हो रहा है। इसी तरह की और इधर भी होंगी, इधर भी होंगी। तो ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बन चुका है, ठीक है। ये होता है। तो ये हमारा एक पूरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो अभी तक हमने पूरा यही पढ़ा है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल से मिलकर बनता है। तो यही यूनिट सेल जो डार्क में दिखाई गई है यही रिपीट हो होकर सारे में एक अरेंजमेंट बना रही है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और ये जो पॉइंट्स से ज्वाइन हो रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हैं, लैटिस पॉइंट हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया हमें। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यूनिट सेल होती तो हैं लेकिन कई तरह की होती हैं, उनके हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो जो इनका क्लासिफिकेशन होता है ना वो दो तरीके से हो सकता है। इसका एक क्लासिफिकेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं, एक क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। दो तरीके से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को मैं शॉर्ट में एलपी लिख रही हूँ, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, ठीक है। तो एक तो लैटिस पॉइंट की पोजीशन के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि जहाँ जहाँ पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है उसके बेस पे हम बता देते हैं कि इस यूनिट सेल को ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है। दूसरा इसका बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। On the basis of edge length and interfacial angle, इस बेस पे हम सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये वाली क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम करते हैं इस वाली क्लासिफिकेशन को। देखो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट था, अब इसके भी दो पार्ट हैं। इसको भी हम दो तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं फर्दर। एक तो होती है हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होती है हमारी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड एक होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखो प्रिमिटिव के अंदर आती है हमारी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है वो, जिसको हम बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आती हैं BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। FCC आती है यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर आती है एज सेंटर्ड यूनिट सेल एंड लास्ट आती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
ठीक है, ये होती है इनकी क्लासिफिकेशन। तो अब इन्हीं को एक बार हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं। ठीक है, प्रिमिटिव में सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आती हैं, नॉन प्रिमिटिव में चारों आती हैं, बीसीसी, एफसीसी, एज सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी यूनिट सेल होती है? जिसमें हमारा लैटिस पॉइंट जो होता है ना, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर्स, तब उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर्स। ठीक है, जैसे कि ये वाली यूनिट सेल है, जब लैटिस पॉइंट सिर्फ इन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, 8 कॉर्नर्स पे, तो वो कहलाती है हमारी एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और इसको प्रिमिटिव बोला जाता है। दूसरी होती है बीसीसी। इसमें क्या होता है? लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स and also in the center and also in the center of unit cell। अब एक यूनिट सेल के जब लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट हो और एक सेंटर में भी प्रेजेंट हो जाए, बिल्कुल बीच में भी जब प्रेजेंट हो जाएगा, तो वो हमारी क्या कहलाती है? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर इसी का एग्जांपल हम ले लें और इसमें हम बीच में भी एक यहाँ पर लगा दें, तो ये बन जाती है बॉडी सेंटर। ठीक है, एक बिल्कुल बीच में लैटिस पॉइंट है और इन 8 कॉर्नर्स पे तो है ही, तो बीच में बिल्कुल जब आ जाता है तो ये बन जाती है हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर थर्ड आता है एफसीसी। इसमें भी आप ऐसे लिखोगे, लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स एंड ऑल्सो ऑन द on each phases and also on each phases। इस लाइन का मतलब ये समझ लेना कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये सेम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, बट इसमें कंफ्यूज मत होना, पूरा लिखना है। लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स एंड ऑल्सो ऑन ईच फेजेस। जैसे कि ये वाला, ये फेज़ है आपका, कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर्स पे तो है ही। ये जो फेजेस दिए हुए हैं, जब लैटिस पॉइंट इन फेजेस पे भी आ जाए, ठीक है, टोटल कितने फेजेस हैं? 6। तो ये जब 6 फेजेस के बीच में भी आ जाए, तब वो बन जाता है फेज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है, फोर्थ पार्ट था ये, एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड कौन से होते हैं? जब लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स पे, तो है ही कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही होगा, ऑन कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट opposite phases and also at opposite phases। जब किन्हीं 2 अपोजिट फेजेस पे, यानी एक फेज के सामने जो दूसरा फेज है, जब उस पे प्रेजेंट हो जाए अपोजिट फेज पे, तब वो कहलाता है एंड सेंटर्ड। और ये वाली हमारी इम्पोर्टेंट होती है, एंड सेंटर्ड वाली। जैसे एक फेज़ ये है और इसके जस्ट सामने अगर हो जाए, या फिर ये वाला था तो ये हो जाए, सामने पीछे वाला था तो ये आगे वाला हो जाए, कोई भी अपोजिट जब 2 फेजेस होंगे उन पे जब प्रेजेंट होगा, तब उसको हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड। ओके, फिफ्थ आता है एड सेंटर्ड।
एज सेंटर्ड क्या होता है? जब हमारा लैटिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट ईच and also at each edge. जब हर एज पे भी प्रेजेंट होगा तब हम उसको बोलेंगे एज सेंटर्ड। जैसे कि ये वाला, ये सारी एजेस है ना, कॉर्नर्स तो पहले से ही हैं, कॉर्नर्स में कोई वो नहीं है। ये जो एजेस हैं सारी 12 एजेस, इन 12 की 12 एजेस पे जब प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एज सेंटर्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, ये यहाँ पे आज की क्लास तो ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल की ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड देयर इंटरफेशियल एंगल, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। एंड हम लैटिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे, क्या होता है टोटल लैटिस पॉइंट, क्या होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, क्या होता है जेड वैल्यू, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें पूरे क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा, क्या यूनिट सेल होती है, क्या लैटिस पॉइंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और फिर उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कि लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इनकी हमने बात की है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कीप लर्निंग।